नमस्कार। न्यूज फ्रंट के शो बिटवीन द लाइंस में आपका स्वागत है। एक जो महामारी के सिलसिले में एक जो नई समस्या खड़ी हुई है, कुछ हफ्ते से उसकी चर्चा अखबारों में, टेलीविजन चैनल्स में शुरू हो गई, वो ये कि कोरोना अपना रूप बदल रहा है। पता पहले से भी था हमें, लेकिन ये जो नए रूप के कोरोना आ रहे हैं, ये जो नए वायरस आ रहे हैं, इससे लेकर एक शंका ये खड़ी हो गई कि जो वैक्सीन हमने अब तक बनाई है, वो वैक्सीन क्या पूरी तौर पर कारगर होगी, और जो नए रूप हैं क्या उनके लिए हमें अलग से कोई वैक्सीन बनाने की जरूरत है। और इस क्षेत्र में जो भी वैक्सीन बनाने का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो वैज्ञानिक लगे हैं वो क्या काम कर रहे हैं। बेशक पूरी दुनिया में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा कोई चीज की जा रही है, सोची जा रही है, तो वो वैक्सीन को लेकर सोची जा रही है। और बड़ी अच्छी सी खबर है एक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना से कि उनके जो साइंटिस्ट हैं, उनकी एक मंडली है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं डेविड मार्टिनेज। तो उन्होंने एक बड़ा चमत्कारिक काम कर दिखाया, और वो अभी एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो गया कि क्यों ना जितने भी रूप अब तक हमारे सामने हैं कोरोना के वेरिएंट्स के, उनके रूपों के, उन सारे वायरस के सिग्नेचर, यानी जो छोटा सा पार्ट होता है, उस पार्ट को निकाल कर क्या कोई एक वैक्सीन ऐसी बन सकती है जिसमें कि संभवतः उपलब्ध सारे स्वरूपों को शामिल कर लिया जाए, सारे mRNA को शामिल कर लिया जाए। और उन्होंने एक काम किया कि जो भी उपलब्ध उनके पास इस तरह के कोरोना के स्वरूप थे, रूप थे, उनके उन्होंने mRNA वो निकालकर वेल्ड किए और वेल्ड करके एक वैक्सीन वो बनाई। अलबत्ता वो परीक्षण के स्तर पर है, और वो परीक्षण का स्तर भी ये कि सिर्फ चूहों पर उसका परीक्षण, सफल परीक्षण वो कर पाए, और उसके उन्होंने अच्छे नतीजे देखे। और उसके बाद उन्होंने ये बात कही है कि अगले साल हम इसका मानव पर परीक्षण शुरू कर देंगे। बहुत लंबा सा वक्त अभी बाकी है, क्योंकि काफी काम बाकी होंगे उनको देखने के लिए। तो लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बात इस लिहाज से है कि ये बात जब हमने कोरोना को शुरुआत में देखा था, उसके पहले भी पता थी हमें कि कोरोना नए नए रूप धारण करता है। और ये समस्या जो सार्स के समय आई थी, 2003 में आई थी, जो भी हमारा आज का कोरोना का मौजूदा स्वरूप है, उसका जो जनक स्वरूप है या उसका पहला स्वरूप है जो 17 साल पहले था, तो उस समय भी कुछ वैज्ञानिकों ने यह बात कही थी कि बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। न्यूज फ्रंट ने एक एपिसोड बनाया था इस पर। और 2007 में जो चेंग और उनके साथी जो थे, उन्होंने जो काम किया था, और उस काम करने के बाद उन्होंने यही बात कही थी कि हमें आगे इस पर सोचते रहना पड़ेगा। अगर ये सार्स अपने आप खत्म भी हो गया, उसके बाद भी कोरोना पर रिसर्च जारी रहना चाहिए, ये बात उन्होंने कही थी। यानी हमें ये पहले पता था, लेकिन उस वक्त ये सोचते हुए कि भाई ये समस्या निपट गई, चलिए फिलहाल अब इसको काम को, इतना खर्चीले काम को हम बंद करें। तो ये जो नॉर्थ कैरोलिना में जो वर्क शुरू हुआ, रिसर्च वर्क शुरू हुआ, ये उसका परिणाम माना जाना चाहिए। और ये बहुत अच्छी, एक उत्साहजनक खबर हमारे सामने है। यहां पर हम एक बात का जिक्र और कर सकते हैं कि जब ये समस्या शुरू हुई, और उस समस्या के शुरू होने के बाद बहुत जल्दबाजी में हमें जो एक साल भर के अंदर वैक्सीन बनाना पड़ी, और अभी भी वो वैक्सीन परीक्षण के स्तर पर है, बनाने के बाद भी हमने उसको इमरजेंसी यूज के लिए हमने परमिशन दे रखी है। तो इसका मतलब है कि हम पहले से ये बात जान रहे हैं कि अभी पक्के तौर पर ये नहीं है, लेकिन काफी कुछ परीक्षण के बाद हमने ये उम्मीद लगाई थी, और ये उम्मीद अभी भी है कि ये कारगर रहेगी। तमाम जो वैक्सीन बनाने वाले हैं वो अपने अपने स्तर पर ये बात कह रहे हैं कि नहीं, ये दूसरे रूपों में भी कारगर हो सकती है, ये असर करेगी, लेकिन ये इच्छापूर्ण है। अभी कोई तर्क हमारे पास ऐसा नहीं था। लेकिन जो नई रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना से आई, इसने बड़ी उम्मीद जगा दी। और उन्होंने जो काम किया कि ये जो अलग अलग रूप हैं जो उपलब्ध हैं हमारे पास इस समय, उनसे उन्होंने mRNA वो निकाला, और mRNA निकालकर जो बड़ा भारी काम किया उन्होंने कि उन सारे mRNA को वेल्ड किया,
और उस वेल्ड करके एक वैक्सीन बनाने की उन्होंने कोशिश की, और वो सफल रहे। इस लिहाज से सफल रहे कि वो जो वैक्सीन उन्होंने बनाई उसका प्रयोग वो चूहों पर कर लिया गया, और चूहों पर उसका प्रयोग करने के बाद बड़े उत्साहजनक, बहुत ही जितनी उम्मीद थी, जैसी उम्मीद थी वैसे परिणाम उनको मिल गए। और उस मिलने के बाद अब वो 6 महीने बाद मानव पर इसका प्रयोग वो शुरू करेंगे, उसका परीक्षण वो शुरू करेंगे। जाहिर है कि इस फिनोमेनन को, इस तरीके को हम प्रोएक्टिव कह सकते हैं कि ये वैक्सीन वो एक प्रोएक्टिव तरीके से उन्होंने सोची है। और इसको एक और शब्द हम कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज जो कि आने वाली समस्याएं हैं उनके लिए पहले से जो हम तैयारी करते हैं उसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है, रिजिलियंट। वो रिजिलियंट वैक्सीन बनने का काम हमें होता हुआ दिख रहा है, और इसको एक क्रांतिकारी काम समझा जाना चाहिए। और हमारे जो विद्यार्थी हैं माइक्रोबायोलॉजी के, हमारे जो और स्कॉलर्स हैं अपने देश में, उन्हें जरा नजर रखना चाहिए कि और देशों में ये क्या काम हो रहे हैं। अलबत्ता वैक्सीन के नए रूपों के बारे में अपने देश में भी कुछ नया काम शुरू करना पड़ा है, और वो काम तब शुरू करना पड़ा है जबकि हमें ये पता चल गया कि जो नया वेरिएंट आया डेल्टा और डेल्टा प्लस, उसके बाद आईसीएमआर ने काम शुरू कर दिया है, और ये देखने की कोशिश हो रही है कि जो हमने अभी वैक्सीन बनाई है उन पर इसका असर कैसा होगा, और अगर न हुआ तो जाहिर है कि हमें कुछ परिवर्तन उसमें करना पड़ेंगे और आने वाली वैक्सीन उसी लिहाज से बनाना पड़ेंगे। और इस लिहाज से फिर हमें पलट कर देखना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में जो काम शुरू हुआ है उन्होंने इस पर क्या क्या और सोचा, उन्होंने और क्या क्या ध्यान रखा। तो उन्होंने जब ये दावा किया है कि जो नए नए रूप हैं, जो बहुत बड़ा क्लस्टर है कोरोना वायरस के रूपों का, उन सबको शामिल करने का, तो जो उपलब्ध थे अभी वायरस जो बन गए, पनप गए, उनको तो लिया ही उन्होंने, उनसे mRNA वो निकालकर उन्होंने उसको वेल्ड किया ही। साथ में उन्होंने ये भी देखा कि कौन से वायरस नए आ सकते हैं, तो उनके पास एक आधार था और एक अनुमान था कि कोरोना वायरस कुछ जो जानवरों में है, जो पशुओं में है, उनसे जंप करता है वो मानव में। तो जिन पशुओं में वह रूप हमें पता है उन रूपों को भी शामिल इसमें कर लिया उन्होंने। तो बड़ी रेंज, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक वाइड रेंज कोरोना वैक्सीन वो बनाने का काम शुरू हो चुका है। और अगर ये वाइड रेंज कोरोना वैक्सीन आती है तो हम ये बात कह सकते हैं कि वो रिजिलियंट वैक्सीन होगी। भविष्य में जो नए रूप जो भी जंप करके पशुओं से और मानव में आ सकते हैं उनके लिए भी कारगर होगी। अब ये आगे की बात होगी, 6 महीने बाद जो भी परीक्षण और होंगे, उन परीक्षणों के बाद जब हम उस वक्त तक क्या स्थिति और बनती है ये भी देखना होगा, क्योंकि अभी हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कोरोना किस तरह का व्यवहार करेगा। लेकिन फिर भी हमें याद करना चाहिए, और माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड के जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी इस तरह के वैज्ञानिक हैं, उनको भी इस तरफ जरा गौर करना चाहिए कि ये जो बिहेवियर है कोरोना का, म्यूटेशन का, व्यवहार बदलने का, इसके पीछे का क्या तर्क है, और कोरोना जो जैविक पदार्थ है वह जैविक पदार्थ अपने आप को बढ़ाता या मल्टीप्लाई कैसे करता है। तो जाहिर है कि उसके हैबिटेट की स्टडीज, उन पर सोचा जाना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स इस क्षेत्र के हैं, जो विज्ञान के छात्र हैं, जीव विज्ञान के छात्र हैं, बड़ी रुचि ले रहे हैं आजकल, वो उनको तो एक तरह से एक लाइव प्रोजेक्ट जैसा उनके सामने है कि वो इस तरह की खबरें पढ़ते हैं, वो इस तरह की सारी दुनिया में हो रहे शोधों पर, उन रिसर्च पर वो बहुत ज्यादा गौर कर रहे हैं। और इन्हीं मस्तिष्क से जो भी युवा हमारे हैं वैज्ञानिक, इन्हीं के दिमाग से निकल के आएगी कोई अगर कोई उपाय निकला। और इस पर बचना नहीं चाहिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा बातचीत इस विज्ञान जगत में होने वाले जो काम है उनकी चर्चा हम करें वो उतना अच्छा है। धन्यवाद।